लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था कश्मीर में जब मैं छुट्टियों में 2 महीने में जाता था तो मैं स्कूल में जाता था, मैं देखता था कि पगड़ी वालों की संख्या कम होती जा रही है और तिलक लगाना जो था, मुझे मेरे घर वाले कहते थे तिलक लगा के मत जा। मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं तिलक लगा के? मैं क्यों नहीं जनेऊ पहन कर जाऊं? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं है, डर मत बदला मत पहन। फिर जब मैं 85 में गया तो मेरे को बताया गया कि आपको पुलिस दे दें, आपको सिक्योरिटी दे दें। मेरी घर में, मेरी देश में, मेरी जगह पर पुलिस की जरूरत, मिलिट्री की जरूरत क्यों? और फिर 19 जनवरी 1990 एक रात में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया। 5 लाख। मेरे मामा ने, मेरे खुद के मामा ने, मेरे मदर के छोटे भाई ने, ओवरसीयर थे, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी छोटी छोटी कमाई इकट्ठा करके एक घर बनाना चाहते थे। हम सब की मिडिल क्लास लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि हम अपना एक घर बना लें। उन्होंने एक घर बनाया और घर बनने के 6 महीने बाद उनको एक खत आया दरवाजे के नीचे से और उसमें लिखा था 3 दिन के अंदर ये घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो मेरे मामा ने सोचा ऐसा थोड़ा होता है, कौन मारता है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जान पहचान के, हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हमारा उठना बैठना है। वो नहीं गए। चौथे दिन उनके पड़ोसी दूसरे पंडित का सर गर्दन से अलग होकर उनके घर के बरामदे में पड़ा हुआ। उस रात को एक फिएट कार में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इकट्ठी करके उसकी डिग्गी में, उसकी सीट पर अपने बीवी बच्चों के साथ निकल पड़े पूरी जिंदगी। जब वो जम्मू पहुंचे और जम्मू से दिल्ली पहुंचे तो ही वेंट मैड एंड माय ग्रैंडमदर वेंट मैड। वो बार बार बोलते थे वो जो कश्मीरी गाना जो मैंने विवेक जी आपकी फिल्म में गाया है, चीना प्यातो प्यातो पाया इको चीना प्यातो प्यातो, मतलब बारिश, ये बर्फ तो कब गिर रही है, पड़ती रहे। और देखते देखते पूरा कश्मीर का माहौल वैसे हो गया जो देश के किसी इलाके का नहीं होना चाहिए। और क्या बोला गया? ये कमजोर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए ये भाग गए। और ये इंटेलेक्चुअल है, इनको तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल या आपकी जो होशियारी है, जो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका जो कल्चर है, वो आपके आड़े नहीं आना चाहिए, वो आपका दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो आपको उसी बात से डराएंगे। आप पढ़े लिखे, आपको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं डिग्री फंड आती हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता जो ये लोग कर सकते हैं, मारना, किसी को काटना, किसी को डराना। और फिर 32 साल तक हम चिल्लाते रहे कि कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस, जेनोसाइड हुआ। और जब विवेक ने मुझे न्यूयॉर्क में कश्मीर फाइल्स की स्टोरी सुनाई तो सारे घाव जो थे वो धीरे धीरे दोबारा से रिसने शुरू हो गए, ब्लड से शुरू हो गए, क्योंकि कुछ घाव भरते नहीं, कुछ जख्म भरते नहीं है दोस्तों। हम उनको ढक देते हैं, हम उनको छुपा देते हैं, पीछे कर देते हैं, मतलब वो तो दोबारा पर्द खोलने की जरूरत है। तो विवेक ने मैंने सारे घाव जिंदा कर दिए। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उस पूरे इतिहास को, उस पूरे अपने दादा को, दादी को, मामा को, चाचा को, ताया को, आसपास के पड़ोसियों को, सारे ऐसे कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को मैंने कहा इसको जीना बहुत जरूरी है। मैंने कहा विवेक से कि, और विवेक ने माने कि क्या इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्कर नाथ हो सकता है, क्योंकि वो नाम मेरे पिताजी का था।
क्योंकि अगर पिताजी का नाम रखूंगा तो मैं इसमें कोई भी गलत सॉफ्ट फेक शॉट नहीं दूंगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको काम करूंगा। और हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद हम रोते थे, सच्चाई पर रोते थे, दयनीयता पे रोते थे, सैडनेस पे रोते थे। एक सीन है, जो टेंट के बाहर वो कैंप लगे हुए हैं और वो कश्मीरी पुष्कर नाथ टेंट के बाहर आता है क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, और बिस्किट का टेस्ट करता है कि बिस्किट भूख लगी है, और फिर वो अपने आप को मारता है और चला जाता है। उस सीन को करने के बाद मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गया, मैंने अपने 5 स्टार होटल में जाकर नहाया, सूप पी और सोने की कोशिश की, और फिर मैंने उस आदमी के बारे में सोचा जिसकी मैं कहानी सुना रहा था कि उसने बिस्किट खाने के बाद क्या किया होगा। वो तो कहीं नहीं गया होगा, वो वहीं रहा होगा, और वहीं या तो किसी सांप ने उसको काट लिया था या किसी बिच्छू ने उसको काट लिया होगा और अपनी जिंदगी में कहीं से चला गया था। घर से निकाले जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप ईंट पत्थर छत की दीवारों की तरफ से निकल गए। घर से निकालने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ की आबो हवा से, वहाँ की क्लाइमेट से, वहाँ की खुशबू से, किताबों की खुशबू से, रेत की खुशबू से, फोटो की खुशबू से वहाँ से निकाले जाते हो। ये कहानी मैं आपको इसलिए अपनी सुना रहा हूँ, यहाँ ऐसा मत होने देना। यहाँ अपनी पढ़ाई, अपने कल्चर को याद रखना ज़रूरी, लेकिन हिम्मत भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हिम्मत दिखाना। तो विवेक, आपने इस देश, मैंने कल अपने ट्विटर पे लिखा था कि आने वाले इतिहास में जब हिंदी सिनेमा की कहानी लिखी जाएगी तो कश्मीर फाइल्स उसका टर्निंग पॉइंट होगा, सिनेमा जगत का इतिहास का टर्निंग। और आज भी क्या हो रहा है, आज भी लोग विश्वास नहीं करना चाहते, आपको बोलते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा क्या हुआ था, और आपको डराना चाहते हैं, आपको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। अनुपम खेर हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, विवेक अग्निहोत्री हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, ये टीका लगाता है, ये मंत्र उच्चारण करता है, ये ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कुलोचनी विश्वरूपी विश्ववाला की विद्याधिपति सरस्वती सागर सरस्वती नमस्ते कहता है। मैं तो कहूंगा, मैं कल जा रहा हूं यहाँ की यूनिवर्सिटी पर, शांति निकेतन की यूनिवर्सिटी पे, मेरे कान में भाई साहब आके बुदबुदाए, सर वहां पर भी बहुत परेशानी हो रही है, आपको आने नहीं दें। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरे देश की यूनिवर्सिटी है, ये मेरे बंगाल की यूनिवर्सिटी है, कोई माइकल लाल मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकता है। 7, 8, 10, 15 डरे हुए लोग, छुपे हुए लोग, चूहे मुझ जैसे शेर को डराएंगे? भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता दोस्तों। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, एक बार दोबारा बोलो, मेरा किसी को किसी किस्म का बरगलाने का, किसी को उकसाने का मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद आपके अंदर के लीडर इंसान को जगाने का है। मेरा मकसद आपके अंदर के असली इंसान को जगाने का है। आने वाले 25 साल में जब आप अपना पोता या अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, आप उसको एक ऐसी कहानी सुनाना जो आज मैंने अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने मामा जी को याद करके सुनाई आप लोगों को।
उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरी दादी ने मेरे दादा ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा नाम शर्म से झुक गया, मेरा सिर सर से झुक गया। इसलिए आप अपने लिए नहीं, आने वाली पुश्तों के लिए सब करना।